हेलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की फिजिक्स ऑन योर ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स स्टडी। सो माय नेम इज मंजीत सर। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की फिजिक्स। आज हम लेकर आए हैं विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र का लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर 13 लेकर आए हैं न्यूमेरिकल यानी आंकिकी प्रश्न। आज हम लेक्चर नंबर 13 में प्रश्न बनाएंगे यानी न्यूमेरिकल बनाएंगे। न्यूमेरिकल जो है ये पहले कूलॉम्स लॉ पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 11 में, लेक्चर नंबर 12 में पढ़ चुके हैं विद्युत बल का अध्यारोपण सिद्धांत। तो विद्युत बल का अध्यारोपण सिद्धांत और कूलॉम्स लॉ पर आज हम न्यूमेरिकल पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं जी? आज हम न्यूमेरिकल पढ़ने जाने यदि यानी एकदम न्यूमेरिकल जो होगा हमारा बोर्ड लेवल से होगा। किस लेवल से होगा जी? बोर्ड लेवल से आज हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो आइए हम लेक्चर नंबर 13 आंकिकी प्रश्न यानी न्यूमेरिकल लेकर आए हैं, जो बोर्ड के लिए आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। बोर्ड के लिए ये VVI न्यूमेरिकल है। तो चलिए आज न्यूमेरिकल बनाते हैं लेक्चर नंबर 13। तो नोट्स बनाना है, स्टार्ट करो मुन्ना। आइए, क्या मेरा न्यूमेरिकल है? पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं मेरा पहला क्वेश्चन कि 3√3 मिलीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 9 नैनो कूलम का आवेश स्थित है। तो त्रिभुज के किसी एक शीर्ष पर परिणामी विद्युत बल का मान होगा। ऐसा क्वेश्चन हम लेक्चर नंबर 12 में एक ठो बनवाए थे। तो देखो मुन्ना, आज इस पर क्वेश्चन एकदम फोड़ के रख देना है, क्वेश्चन को एकदम फोड़ के रख देना है। क्या बोले? 3√3 मीटर 3√3 मिलीमीटर किसमें है जी? मिलीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के, यानी एक समबाहु त्रिभुज है। जो समबाहु त्रिभुज का भुजा है वह 3√3 मिलीमीटर का है। बोलिए रहा है देखो जी कि 3√3 मिलीमीटर भुजा वाले, यानी जो समबाहु त्रिभुज का भुजा है वह कितना है जी? तो 3√3 मिलीमीटर का एक समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 9 नैनो कूलम, कितना जी? 9 नैनो कूलम का आवेश स्थित है। तो समबाहु त्रिभुज के किसी एक शीर्ष पर, समबाहु त्रिभुज के किसी एक शीर्ष पर परिणामी विद्युत बल का मान होगा। तो पहले हम फिगर बनाएंगे किसका जी? समबाहु त्रिभुज का। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण भी इक्वल होता है और तीनों भुजा भी इक्वल होता है और तीनों शीर्ष भी इक्वल होता है। तो आइए हम समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं। चलिए पहले समबाहु त्रिभुज। ये मेरा हो गया समबाहु त्रिभुज। इसमें कितना शीर्ष है जी? एक शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, यानी समबाहु त्रिभुज में 3 शीर्ष। चलिए आइए क्या बोल रहा है। एक समबाहु त्रिभुज पहले बना दिए। चलो क्या बोल रहा है जी? 3√3 मिलीमीटर भुजा वाले, यानी समबाहु त्रिभुज का जो भुजा है वह 3√3 मिलीमीटर का है। तो भुजा हमारा यही ना होता है जी, यही भुजा हमारा है, यानी जो भुजा है 3√3 मिलीमीटर का है। जो भुजा है 3√3 मिलीमीटर का है। तो ए भी भुजा कितना होगा? 3√3 मिलीमीटर ए भी होगा। और ए भी भुजा कितना होगा जी? तो ए भी भुजा 3√3 मिलीमीटर होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में इक्वल होता है। आइए चलिए अब क्या बोल रहा है कि त्रिभुज के यानी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर, तो कितना शीर्ष है जिसमें समबाहु त्रिभुज में? तो एक शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष।
तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 9 नैनो कूलम का आवेश स्थित है। तो इस शीर्ष को मान रहे हैं Q1, इस शीर्ष को मान रहे हैं Q2 और ये शीर्ष को मान रहे हैं Q3। तो प्रत्येक शीर्ष पर 9 नैनो कूलम यानी Nc। Q2 बराबर कितना होगा जी 9 नैनो कूलम यानी नैनो का N और कूलम को C। Q3 का मान भी कितना होगा जी 9 और नैनो का N कूलम का C यानी 9Nc 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 यानी Q1 बराबर भी 9Nc, Q2 बराबर भी 9Nc, Q3 बराबर भी 9Nc। क्योंकि बोल रहा है हमारा क्वेश्चन कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 9 नैनो कूलम का आवेश स्थित है। तो यहाँ मेरा शीर्ष मान लिए Q1 9Nc, इसको शीर्ष को मान लिए Q2 9Nc, इसकी शीर्ष को मान लिए Q3 9Nc। आप Q1 Q2 Q3 कहीं पर मान सकते हैं। आइए हाँ यहाँ पर एंगल कितना बनेगा जी तो 60 डिग्री और यहाँ पर भी एंगल 60 डिग्री, यहाँ पर भी एंगल 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में एक कोण 60 डिग्री का होता है। तो तीनों कोण कितना होगा जी 180 डिग्री का। चलिए तो नैनो कूलम का आवेश स्थित, तो त्रिभुज के किसी एक शीर्ष पर, अब 3 गो शीर्ष है ना जी, तो त्रिभुज के किसी एक शीर्ष पर, तीनों शीर्ष में से किसी एक शीर्ष पर परिणामी विद्युत बल का मान ज्ञात करना है। परिणामी विद्युत बल का मान ज्ञात करना है, किसी एक शीर्ष पर हमें परिणामी विद्युत बल का मान चाहिए। तो चलिए हम Q2 पर परिणामी बल का मान निकाल रहे हैं। किस पर निकाल रहे हैं जी Q2 पर। किसी शीर्ष पर निकाल सकते हैं आप, Q3 पर निकाल सकते हैं, Q2 पर भी निकाल सकते हैं, Q1 पर भी निकाल सकते हैं, किसी शीर्ष पर निकाल सकते हैं, तीनों में से कोई एक शीर्ष पर। तो Q2 पर हम परिणामी बल, आइए परिणामी बल निकालेंगे। तो पहले परिणामी बल निकालेंगे जी। अब बताइए Q2 पर Q1 आवेश के चलते भी बल लगेगा और Q3 आवेश के चलते भी बल लगेगा। तो Q2 पर Q1 आवेश के चलते बल किधर लगेगा जी बाहर की ओर, क्यों क्योंकि ये भी Q1 प्लस में है और Q2 भी प्लस में है। तो समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करता है यानी बाहर की ओर बल लगेगा। तो Q1 Q2 पर बल लगेगा यानी Q1 Q2 पर बल लगेगा तो बल कहाँ लगेगा जी बाहर की ओर। कहाँ बल लगेगा बाहर की ओर, यानी बल लगेगा बाहर की ओर। इस बल का नाम क्या होगा जी F1 वेक्टर। F1 वेक्टर, F1 वेक्टर क्यों Q1 आवेश है ना, और Q1 आवेश किस पर लगभग लगा रहा है Q2 पर, तो बल में लगा लगेगा जी F1 वेक्टर, क्योंकि Q1 था तो F1 वेक्टर। आइए उसी प्रकार Q3 के चलते Q2 पर बल, तो प्लस प्लस एक दूसरे को विकर्षित करता है यानी बल सीधा ऐसे लगेगा, प्लस प्लस एक दूसरे को विकर्षित करता है, प्लस प्लस एक दूसरे को विकर्षित करता है। यहाँ पर बल होगा F3 फोर्स, क्या बल होगा जी F3, क्योंकि Q3 किस पर बल लगा रहा है Q2 पर, तो बल क्या लगेगा F3 किधर बाहर की ओर, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है तो बल लगेगा जो हमारा बाहर की ओर, क्योंकि प्लस प्लस एक दूसरे को विकर्षित करता है। आइए अब ये एंगल 60 डिग्री, तो ये भी एंगल कितना डिग्री जी 60 डिग्री, क्योंकि आमने सामने का कोण का होगा बराबर होगा। जब दो रेखा एक तीसरी रेखा कट करती है, जब दो रेखा को एक तीसरी रेखा कट करती है तो यहाँ पर एंगल थीटा, तो यहाँ पर भी एंगल थीटा। सामने का आमने सामने का कोण क्या होता है जी बराबर। जब दो रेखा को एक तीसरी रेखा कट करता है तो यहाँ पर एंगल थीटा बना रहा है, तो यहाँ पर भी एंगल क्या होगा जी थीटा, क्योंकि आमने सामने का कोण क्या होगा जी एकांतर कोण बराबर होता है, तो यहाँ पर भी आमने सामने का कोण क्या होगा बराबर। आइए तो अब परिणामी विद्युत बल जो होगा, परिणामी विद्युत बल F1 वेक्टर और F3 वेक्टर के बीचों बीच जाएगा, यानी F1 वेक्टर और F3 वेक्टर के बीचों बीच जाएगा। ये जो मेरा होगा परिणामी वेक्टर होगा, यानी परिणामी बल होगा, यानी FR वेक्टर बोलेंगे। FR जो मेरा है ये परिणामी बल है, क्या है जी परिणामी बल है। तो आइए क्वेश्चन को हम बना रहे हैं, तो आओ मुन्ना देखो यहाँ पर। तो क्वेश्चन को बनाने से पहले कह लेंगे गिवन की क्वेश्चन में मेरा दिया क्या है। तो गिवन
गिव क्या बोल रहे हैं जी, 3√3 मिलीमीटर भुजा वाले, यानी यह आर का मान दिया है 3√3 मिलीमीटर। तो ये मिलीमीटर में है जी, हमें दूरी चाहिए मीटर में, तो मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से भाग कर देंगे, 1000 से भाग कर देंगे इसमें। तो 3√3 मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए हम मिलीमीटर में क्या करेंगे जी, 1000 से भाग कर देंगे, यानी इसमें क्या कर देंगे 1000 से भाग कर देंगे। तो 3√3 और 1000 को क्या लिख सकते हैं जी, 10 के पावर 3। तो यहाँ पर आ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर आएगा तो 3√3 गुने 10 के पावर -3 मीटर। ये घात अगर नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में, चिन्ह चेंज हो जाता है। और 3√3 है तो 3√3 और 10 के पावर -3 ऊपर चल जाएगा, घात प्लस में नीचे तो ऊपर जाएगा उसमें मीटर में होगा। आइए आगे, आवेश Q1 = Q2 = Q3 बराबर 9 नैनो कूलम। Q1 = Q2 = Q3 बराबर 9 नैनो कूलम। तो नैनो कूलम आवेश का मान किस में है, नैनो में है, तो नैनो का मान रख देंगे। नैनो का मान कितना होता है जी, 10 के पावर -9 कूलम। नैनो का मान 10 के पावर -9 कूलम। आइए अब यहाँ पर हम बल निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी, बल निकालेंगे। तो जो हम बल निकालेंगे तो कोई भी दो आवेशों के चलते बल निकालेंगे हम, चाहे Q3 Q1 के चलते, चाहे Q3 Q2 के चलते, चाहे Q1 Q2 के चलते, चाहे F1 बल निकालिए, चाहे F2 बल निकालिए, चाहे F3 बल निकालिए, तीनों वैल्यू का आएगा जी सेम आएगा। क्यों सेम आएगा, क्योंकि प्रत्येक शीर्ष पर आवेश भी सेम है और भुजा भी सेम है, कोण भी सेम है, तो जो बल भी होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा, यानी फोर्स भी इक्वल होगा, क्योंकि चार्ज भी इक्वल है, एंगल भी सेम है और ये मेरा भुजा यानी साइड भी सेम है, तो फोर्स भी सेम होगा। तो हम बल निकालेंगे, बल निकाल रहे हैं जी। तो क्या है जी बल का फॉर्मूला, 1/4πε0। कोई भी दो आवेशों के चलते बल निकालो, कोई भी दो आवेशों के चलते, Q1 चाहे Q2 चाहे Q3 चाहे Q1, तो कोई भी दो आवेशों के चलते बल निकालो। तो कोई भी दो आवेशों के चलते बल, हम कोई भी दो आवेश ले रहे हैं, तो Q1 का परिमाण इंटू Q2 का परिमाण, Q1 का परिमाण इंटू Q2 का परिमाण अपॉन R² फॉर्मूला होता है। आई F = 1/4πε0 का मान 9 गुने 10 के पावर 9 रख देंगे। Q1 का मान कितना है जी, आवेश है, तो Q1 का मान भी देखो यहाँ पर Q1 Q2 Q3 का मान सब इक्वल है, तो Q1 का मान कितना है जी यहाँ पर 9 गुने 10 के पावर -9, Q1 का मान होगा इंटू है तो इंटू, Q2 का मान भी कितना है जी, इतना ही है, 9 गुने 10 के पावर -9 अपॉन R²। R मेरा दूरी कितना है, तो दूरी मेरा है 3√3 गुने 10 के पावर -3 का स्क्वायर। R के मान लिख देंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। आइए यहाँ पर, तो F = 9 गुने 10 के पावर 9 इंटू 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू -9 10 के पावर -9। चलिए लिख दिए ऊपर वाला को, यही ना जी। अब आइए 3 का स्क्वायर कितना होगा जी, 9 इंटू √3 का स्क्वायर 3, क्योंकि रूट रहे और स्क्वायर रहे तो रूट हट जाता है, तो 3 के स्क्वायर 9 हो गया और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, और 10 के पावर -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 10 के पावर -6। कितना हो जाएगा, 10 के पावर -6, क्योंकि देखो यहाँ पर ऐसे 10 के पावर -3 का स्क्वायर है, कहने का मतलब 10 के पावर -3 इंटू 10 के पावर -3 = 10 के पावर -6। आधार मिलने पर पावर क्या करेंगे हम, जोड़ देंगे, तो -3 -6 हो जाएगा ना, और 3 के पावर -3 का स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, 3 - 3 जोड़ देंगे -6।
आइए कुछ कट रहा है, कटा देंगे यहाँ पर। 9 से 9 कट गया, 3 से ये 3 कट गया, 3 से 9 कट गया 3 वर्त में, अब कुछ नहीं कट रहा है। तो f बराबर 9 में 3 में गुना कर दो तो 9 27, एक है प्लस में 10 के पावर प्लस 9, 10 के पावर माइनस 9 कट जाएगा। अब ऊपर क्या बचा जी, 10 के पावर माइनस 9 इंटू 10 के ऊपर जाएगा 10 के पावर प्लस 6, क्योंकि नीचे घात माइनस में ऊपर जाता है प्लस में, घात को हमेशा ऊपर रखते हैं। तो f बराबर 27 गुने 10 के पावर माइनस 6, 10 के पावर माइनस 9 और 10 के पावर 6 कितना हो जाएगा जी, 10 के पावर माइनस 3 न्यूटन। ये मेरा बल निकल गया। ये क्या निकल गया जी, मेरा बल निकल गया। 27 गुने 10 के पावर माइनस 3 न्यूटन। हमें चाहिए परिणामी बल। ये तो हम बल निकाल दिए ना, हम तो दो आवेशों के चलते बल निकाले हैं। तो Q1 और Q2 आवेशों के चलते भी बल होगा, एक बल निकलेगा। Q3 Q2 के चलते बल निकलेगा, 2 बल होगा। Q3 Q1 के चलते बल निकलेगा, 3 बल होगा। तो हम लिखेंगे इसलिए क्या, इसलिए परिणामी विद्युत बल का मान होगा। इसलिए परिणामी विद्युत बल का मान होगा। परिणामी कहने का मतलब टोटल, यानी उस समबाहु त्रिभुज पर टोटल परिणामी बल का मान क्या होगा, यानी कुल हमारा बल क्या होगा। तो परिणामी बल का मान होगा जी क्या, एफ आर वेक्टर, इसी को बोलते हैं परिणामी बल। तो क्या होगा जी परिणामी बल, रूट ओवर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 इंटू, नहीं यहाँ पर F1 और F3 है ना, तो F1 के स्क्वायर F3 के स्क्वायर प्लस 2 F1 इंटू F3 और cos थीटा। आइए परिणामी कहने का मतलब कि एफ आर वेक्टर हूबहू और रूट में, किसमें जी, रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2 क्यों जी, क्योंकि F1 और F3 दो ये वेक्टर है, तो 2 F1 इंटू F3 और cos थीटा। ये परिणामी सदिश का फॉर्मूला होता है। कोई भी दो सदिश का परिणामी सदिश निकालना है, परिणामी सदिश पूछ रहा है, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है जी, F1 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर 2F1 इंटू F3 cos थीटा, यानी a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यानी रूट में होता है। ये हमारा फॉर्मूला है परिणामी सदिश का, जब परिणामी निकालेंगे तो एफ आर वेक्टर बराबर, अब आइए देखिए यहाँ पर F1 है, जो F3 है वह मेरा बल है। F3 जो मेरा है यहाँ पर देखो तो F3 इक्वल टू F1 इक्वल टू F मानेंगे। क्यों मानेंगे जी, क्योंकि जो हमारा F का मान आएगा वही आएगा F1 का, वही आएगा F3 का, वही आएगा F2 का, कोई भी बल हो, जो F3 का मान आएगा वही F1 का आएगा, वही F का आएगा। तो हम F3 और F1 को क्या मान लिए, F मान लिए, क्या मान लिए, F मान लिए। तो F1 के जगह क्या लिखेंगे जी, F के स्क्वायर प्लस F3 के जगह पर देखो यहाँ मान लिए F3 बराबर F1 बराबर F, क्योंकि हमारा F3 और F1 बल है, तो F1 का वैल्यू वही आएगा जो F3 का आएगा और वही वैल्यू F का आएगा। तो F1 और F3 की जगह क्या रख देंगे, F रखेंगे। तो F1 के जगह पर F के स्क्वायर, F3 के जगह पर F के स्क्वायर प्लस 2F इंटू F और cos थीटा, थीटा पूछ रहा है जी, तो थीटा कितना डिग्री होगा, थीटा जो होगा 60 डिग्री होगा। यानी F1 जो थीटा हमारा कोण है वह F1 और F3 वेक्टर के बीच का कोण होता है। तो F1 वेक्टर यही मेरा है और F3 वेक्टर यही मेरा है, कोण हमारा 60 डिग्री। आइए तो एफ आर वेक्टर बराबर एफ जोड़ेंगे यानी एफ के स्क्वायर प्लस एफ के स्क्वायर, तो 2f के स्क्वायर प्लस 2 है तो 2f में गुना होगा एफ स्क्वायर, कॉस कितना डिग्री लिखेंगे जी, 60 डिग्री को 60 डिग्री का मान 1/2, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया।
एफ वेक्टर परिमाण इक्वल टू रूट ओवर कितना बचा जी 2f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना हो गया 3f स्क्वायर। तो √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो छोड़ देंगे और एफ स्क्वायर का एफ हो जाएगा। आइए फोर्स निकाल रहे हैं तो √3 है तो √3 और एफ मेरा बल है और बल देखिए हम कहीं निकाले हैं यही मेरा बल निकाले है ना जी यही ना मेरा बल निकाले हैं। तो इस एफ का मान यहाँ पर रख देंगे यानी 27 गुने 10 के पावर -3 न्यूटन। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा जी मॉड ऑफ एफ आर वेक्टर इक्वल टू 27 √3 गुने 10 के पावर -3 न्यूटन। यही मेरा आंसर हो जाएगा यही मेरा आंसर हो जाएगा। यानी इस समबाहु त्रिभुज पर परिणामी विद्युत बल का मान कितना होगा जी 27 √3 गुने 10 के पावर -3 न्यूटन। 27 √3 गुने 10 के पावर -3 न्यूटन। तो इसको नोट करो मुन्ना और अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसको नोट करो अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 8 मीटर भुजा वाले 8 मीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर 4 कूलम का आवेश स्थित है। अब वर्ग आ गया जी क्या आ गया जी वर्ग आ गया। चलिए स्थित है तथा वर्ग के मध्य बिंदु पर तथा वर्ग के मध्य बिंदु पर 6 कूलम का आवेश स्थित है। वर्ग के मध्य बिंदु पर 6 कूलम का आवेश स्थित है। तो 6 कूलम के आवेश पर क्वेश्चन नोट कीजिए। तो 6 कूलम के आवेश पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल का मान ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन उतारिए नोट कीजिए क्वेश्चन। नोट करो क्वेश्चन। चलिए आइए क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बोल रही 8 मीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर 4 कूलम का आवेश स्थित है।
यानी एक वर्ग आ गया। अब क्या आ गया जी? वर्ग आ गया। तो वर्ग में प्रत्येक शीर्ष पर कितना कूलम्ब का आवेश स्थित है जी? 4 कूलम्ब का आवेश स्थित है। तो वर्ग में पहले 4 गो क्या होता है मेरा जी? शीर्ष होता है, और 4 गो भुजा होता है, और 4 गो हमारा क्या होता है जी? 4 गो भुजा, 4 गो शीर्ष, 4 गो कोण लेंगे। तो वर्ग में चारों कोण, चारों भुजा, चारों शीर्ष क्या होता है जी? बराबर होता है। और आमने सामने का जो हमारा विकर्ण होता है डायगोनल, वो भी क्या होता है? डायगोनल एक दूसरे के बराबर होता है। तो एक वर्ग का बात कर दिए। किसका बात किया जी? वर्ग का, नहीं स्क्वायर का बात किया है। तो 8 मीटर भुजा वाले, देखो 8 मीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर, यानी एक वर्ग है और उस वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर, प्रत्येक शीर्ष, तो वर्ग में कितना भुजा होता है? 4 भुजा होता है और 4 शीर्ष होता है। तो वर्ग के जो चारों शीर्ष है, उस चारों शीर्ष पर 4 कूलम्ब का आवेश स्थित है। कितना कूलम्ब का आवेश स्थित है जी? 4 कूलम्ब का आवेश स्थित है। चलिए, तथा वर्ग के मध्य बिंदु पर, मध्य मतलब केंद्र, वर्ग के मध्य बिंदु मतलब केंद्र, और वर्ग के मध्य बिंदु पर 6 कूलम्ब का आवेश स्थित है। कितना कूलम्ब का आवेश स्थित है जी? 6 कूलम्ब का आवेश स्थित है। और 6 कूलम्ब का जो आवेश स्थित है वह वर्ग के मध्य बिंदु पर है। तो 6 कूलम्ब के आवेश पर, यानी जो केंद्र पर है, यानी जो मध्य बिंदु पर है 6 कूलम्ब का आवेश, तो उस 6 कूलम्ब के आवेश पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल का मान ज्ञात करना है। यानी जो वर्ग के केंद्र पर, यानी मध्य बिंदु पर 6 कूलम्ब का आवेश स्थित है, तो उसी 6 कूलम्ब के आवेश पर परिणामी विद्युत बल का मान हमें ज्ञात करना है। किसका जी? परिणामी विद्युत बल का मान हमें ज्ञात करना है। तो आओ मुन्ना बनाते हैं। तो चलो पहले एक वर्ग बनाते हैं। वर्ग, ये मेरा क्या हो गया जी? वर्ग हो गया, वर्ग हो गया। ये मेरा वर्ग है। तो वर्ग में कितना शीर्ष जी? 4 शीर्ष। 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, 4 शीर्ष, 4 गो शीर्ष हो गया। चलो, इस शीर्ष को मान रहे हैं Q1, इस शीर्ष को मान ले रहे हैं Q2, इस शीर्ष को मान ले रहे हैं Q3, और ये मेरा शीर्ष है Q4। आइए, ये मेरा किस शीर्ष है जी? Q1 शीर्ष, Q2 शीर्ष, Q3 शीर्ष, Q4 शीर्ष। तो वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर हमारा 4 कूलम्ब का विस्तृत है। तो Q1 का मान भी कितना होगा जी? 4 कूलम्ब। Q2 का भी मान कितना होगा? 4 कूलम्ब। और Q3 का मान भी कितना होगा? 4 कूलम्ब। और Q4 का मान भी कितना होगा? 4 कूलम्ब, क्योंकि प्रत्येक शीर्ष पर 4 कूलम्ब का विस्तृत है। तो Q1 बराबर भी 4 कूलम्ब, Q2 बराबर भी 4 कूलम्ब, Q3 बराबर भी 4 कूलम्ब, Q4 बराबर भी 4 कूलम्ब। चलो आगे क्या बोल रहा है जी? 8 मीटर भुजा वाले, हाँ, कितना मीटर भुजा है वर्ग का? तो वर्ग का जो भुजा है, यानी 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा है, ये चारों भुजा 8 मीटर का है। यानी भुजा कितना मीटर है जी? 8 मीटर। 8 मीटर भुजा, ये भी 8 मीटर होगा, ये भी 8 मीटर, और ये भी भुजा हमारा 8 मीटर होगा, और ये भी भुजा मेरा 8 मीटर होगा। सब भुजा 8 मीटर है। चलिए, भुजा सब चारों क्या होता है? इक्वल होता है, इक्वल होता है। चलिए, तो वर्ग के मध्य बिंदु पर 6 कूलम्ब का स्थित है। तो वर्ग के जो मध्य बिंदु है, यानी मध्य बिंदु यहाँ पर ले रहे हैं, इस मध्य बिंदु पर 6 कूलम्ब का आवेश स्थित है। कितना कूलम्ब का आवेश स्थित है जी? 6 कूलम्ब का आवेश स्थित है। यानी ये जो वर्ग के मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु पर 6 कूलम्ब का आवेश स्थित है। 6 कूलम्ब।
तो वर्ग के मध्य बिंदु पर देखो बोल रहा है वर्ग के मध्य बिंदु पर 6 कूलम का आवेश स्थित है। तो वर्ग के मध्य बिंदु पर 6 कूलम का आवेश स्थित है। तो 6 कूलम के आवेश पर परिणामी विद्युत बल का मान होगा। यानी जो बल हमें ज्ञात करना है वह कहाँ ज्ञात करना है जी? वर्ग के मध्य बिंदु पर, जहां पर 6 कूलम का आवेश स्थित है। तो आइए 6 कूलम आवेश पर हम क्या देखेंगे जी? तो 6 कूलम के आवेश पर हम क्या करेंगे जी? बल निकालेंगे। ये मेरा विकर्ण है, ये क्या है जी? विकर्ण है। ये मेरा वर्ग का विकर्ण है। जहाँ विकर्ण एक दूसरे को कट करेगा वही मेरा वर्ग क्या होगा जी? मध्य बिंदु होगा। वही मेरा वर्ग का मध्य बिंदु होगा। विकर्ण जहाँ एक दूसरे को कट करेगा वही मेरा वर्ग का विकर्ण होगा। तो यहाँ पर कट किया है, यहाँ पर 6 कूलम का आवेश स्थित है। तो जो हमें परिणामी बल चाहिए वह कहाँ पूछ रहे जी? वर्ग के केंद्र पर, यानी मध्य बिंदु पर पूछ रहा है। मध्य बिंदु पर पूछ रहा है। तो आइए मध्य बिंदु पर हम परिणामी बल निकालेंगे। तो मध्य बिंदु पर यानी इसको मान ले रहे हैं Q5। जो मध्य बिंदु पर 6 कूलम का आवेश है इसको मान ले रहे हैं Q5। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं Q5 बराबर 6 कूलम, जो कहाँ है? वर्ग के मध्य बिंदु पर। आइए जहाँ एक दूसरे को विकर्ण जो कट करता है डायगोनल, उसी को बोलते हैं मध्य बिंदु। आइए वर्ग के तो जहां हमें कहा वर्ग के मध्य बिंदु पर क्या क्या करना है जी? परिणामी विद्युत बल के मान, परिणामी विद्युत बल का मान। तब वर्ग के मध्य बिंदु पर हम Q1 आवेश के चलते ही बल निकालेंगे, Q2 आवेश के चलते ही बल निकालेंगे, Q3 आवेश के चलते ही बल निकालेंगे और Q4 आवेश के चलते भी बल निकालेंगे। क्योंकि परिणामी बल चाहिए ना, टोटल बल चाहिए ना। तो Q1 आवेश के चलते ही बल होगा, Q2 आवेश के चलते बल होगा, Q3 आवेश के चलते बल होगा, Q4 आवेश के चलते भी बल होगा। तो आइए तो Q1 आवेश के चलते ये Q5 जो आवेश है वर्ग के मध्य बिंदु पर है। तो Q1 आवेश के चलते Q2 आवेश पर बल किधर होगा जी? उसी दिशा में बाहर की ओर, बाहर की ओर। क्योंकि Q1 भी प्लस Q5 बल प्लस, तो जो बल लगेगा किधर लगेगा जी? मेरा बाहर की ओर, इस प्रकार बल लगेगा। और इस बल का नाम क्या होगा जी? F1 वेक्टर। कौन सा होगा जी? F1 वेक्टर। क्योंकि Q1 आवेश बल लगा रहा है Q5 पर, तो जो बल मेरा होगा F1, क्योंकि Q1 लगा रहा है ना, F1 होगा। उसी प्रकार Q2 किस पर बल लगेगा जी? Q5 पर, तो किधर बल लगेगा? इधर लगेगा। और ये मेरा जो बल होगा वह बल मेरा होगा F2 वेक्टर, क्योंकि Q2 आवेश है तो बल मेरा F2 वेक्टर। आई उसी प्रकार Q3 आवेश बल लगेगा Q5 पर, तो किधर बल लगेगा जी? बाहर की ओर ऐसे बल लगेगा, क्योंकि प्लस प्लस एक दूसरे को विकर्षित करता है। और बल मेरा होगा F3 वेक्टर, क्योंकि Q3 है तो बल F3। आइए अब Q4 आवेश Q5 पर बल लगेगा, किधर बल लगेगा? बाहर की ओर, यानी इस प्रकार बल लगेगा। और इस बल का नाम होगा F4 वेक्टर। F4 वेक्टर बल का मान होगा। तो चलिए Q1 आवेश के चलते Q5 पर बल, Q2 आवेश के चलते Q5 पर बल, Q3 आवेश के चलते Q5 पर बल, Q4 आवेश के चलते Q5 पर बल। Q1 आवेश के चलते F1, देखो देखो इस प्रकार, देखो देखो Q1 आवेश के चलते Q5 पर F1 बाहर की ओर, Q2 आवेश के चलते Q5 पर F2 बाहर की ओर, Q3 आवेश के चलते Q5 पर F3 बाहर की ओर, Q4 आवेश के चलते Q5 पर F4 बल बाहर की ओर, पारस्परिक बल दिखाती है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। पहले क्वेश्चन के दिया क्या है, यानी गिवन कर लेंगे। क्वेश्चन में क्या हमें दिया है, तो दिया है हमारा Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q4 बराबर 4 कूलम। क्यों 4 कूलम? क्योंकि Q1 का मान भी 4 कूलम, Q2 का मान भी 4 कूलम, Q3 का मान भी 4 कूलम, Q4 का मान भी 4 कूलम। तो Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू Q4 इक्वल टू 4 कूलम। आइए और Q5 बराबर क्या है जी? Q5 बराबर 6 कूलम, जो वर्ग के मध्य बिंदु पर है। अब हमें अच्छा भुजा कितना है? भुजा A, भुजा कितना है जी? भुजा को क्या लिखेंगे जी? A, यानी भुजा कितना है जी? हमारा 8 मीटर। भुजा कितना है? 8 मीटर भुजा है। तो वर्ग के विकर्ण बराबर क्या होगा? फॉर्मूला वर्ग
के विकर्ण। क्यों लगा रहे हैं जी वर्ग के विकर्ण? क्यों लगा रहे हैं जी वर्ग के विकर्ण? क्योंकि हमारा दूरी चाहिए किसके किसके बीच जी? हमारा दूरी चाहिए इसका, यानी Q1 और Q5 का दूरी चाहिए। तो Q1 और Q5 का दूरी मिल जाएगा, मतलब Q2 और Q5 का दूरी होगा। जो Q1 और Q5 का दूरी होगा वही Q2 और Q5 का होगा। वही मेरा दूरी Q3 और Q5 का होगा। वही मेरा दूरी Q4 और Q5 का होगा। तो हमें दूरी इतना नहीं चाहिए, हमें दूरी इतना चाहिए। तो वर्ग के विकर्ण का क्या होता है फॉर्मूला? √2a। क्या होता है वर्ग के विकर्ण बराबर? फॉर्मूला √2a, यानी √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा। वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला, तो वर्ग के विकर्ण बराबर होता है फॉर्मूला √2a, यानी √2 और गुने 1 भुजा, भुजा को लिखेंगे a। तो हमें ये वर्ग के विकर्ण टोटल हमें दूरी नहीं चाहिए, हमें दूरी चाहिए बस इतना, यानी Q1 से Q5। तो हम Q1 से Q5 का दूरी निकाल लेंगे, यानी एक दूरी निकाल लेंगे तो वही मेरा दूरी यही होगा, वही मेरा दूरी यही होगा, वही मेरा दूरी होगा। तो हम एक दूरी निकाल रहे हैं ना जी, यानी हाफ दूरी ना, हमें टोटल दूरी नहीं चाहिए, हमें हाफ दूरी चाहिए, हाफ, यानी केंद्र से शीर्ष तक हमें दूरी चाहिए, यानी इस वर्ग के केंद्र से शीर्ष तक दूरी चाहिए। तो वर्ग के टोटल विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुने 1 भुजा, हमें चाहिए हाफ। तो 2 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे, 2 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे, क्योंकि हमें वर्ग के मध्य बिंदु से और शीर्ष तक दूरी चाहिए, यानी हाफ चाहिए। तो 2 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो आइए, तो वर्ग के विकर्ण बराबर, तो इक्वल टू √2 गुने भुजा कितना है जी? 8, और नीचे 2 कितना कट जाएगा? 4, तो कितना हो जाएगी? 4√2 मीटर। ये मेरा क्या मिल गया जी? दूरी, यानी R मिल गया, यानी 4√2 मीटर ये मेरा दूरी मिल गया। किसका दूरी मिल गया? तो ये दूरी मिल गया, ये दूरी मेरा है। ये जो दूरी मिला 4√2 मीटर, ये मेरा दूरी मिल गया। तो 4√2 मेरा ये दूरी है, तो ये भी दूरी मेरा 4√2 ये होगा, ये भी 4√2 ये होगा, और ये भी 4√2 ये होगा, क्योंकि शीर्ष सब इक्वल है और भुजा भी इक्वल है, तो दूरी जो होगा इक्वल होगा। यानी वर्ग के मध्य बिंदु से और शीर्ष का दूरी कितना मिल गया? 4√2 मीटर। ये भी कितना होगा? 4√2 मीटर। ये भी कितना होगा? 4√2 मीटर। ये भी कितना होगा? 4√2 मीटर। तो आइए अभी क्वेश्चन को आगे बनाते हैं। तो आओ देखो, तो F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3 इक्वल टू F4 इक्वल टू F वेक्टर होगा। क्यों जी? क्योंकि F1 मेरा जो बल निकलेगा, F1 का जो मान निकलेगा, जो F2 का मान निकलेगा, जो F3 का मान निकलेगा, जो F4 का मान निकलेगा, ये सब बल है। और बल हम F1, F2, F3, F4 को क्या मान लिए? F मान लिए। क्यों माने? क्योंकि जो F1 का मान आएगा वही F2 का आएगा, वही F3 का आएगा, वही F4 का आएगा, तो इसलिए हम क्या मान लिए? F मान लिए। तो इस F का मान निकाल दे रहे हैं, F का मान निकाल रहे हैं, तो इस F का मान निकाल दो, F मान निकाल दो, तो क्या निकालेंगे जी? 1/4πε0। और कोई भी दो आवेश ले लो, Q1 ले लो चाहे Q5 ले लो, Q2 ले लो चाहे Q5 ले लो, Q3 ले लो चाहे Q5 ले लो, Q4 ले लो चाहे Q5 ले लो। क्यों? क्योंकि ये भी दूरी सेम है, सबका दूरी भी सेम है, सब पर आवेश भी सेम स्थित है, तो हम कोई भी दो आवेशों के चलते निकाल सकते हैं। तो हम मान ले रहे हैं Q1, किसका मान लें? Q1 × Q5 के, Q2 × Q5 के, Q3 × Q5 के, Q4 × Q5, कोई भी दो आवेश मानो। क्योंकि देखो ना जी, अगर इसको तुम मान रहे हो, इसको मान रहे हो Q1 और Q5 को, तो ये भी 4 है और ये भी 6 है, और दूरी भी 4√2 है। ये अब Q2 और 5 के लिए याद कर रहे हो, तो ये भी 4 है, ये भी 6 है, इसी प्रकार। और ये भी दूरी कितना है? 4√2 है, क्योंकि ये दूरी 4√2 विकर्ण का, तो ये भी 4√2 हाफ हो जाएगा। निकाल रहे हैं यहाँ पर दूरी, ये भी 4√2, ये भी 4√2, 4 × 5 6, 4 × 6, 4 × 6, 4 × 6, दूरी 4√2, 4√2, 4√2, 4√2। तो चलिए Q1 का परिमाण इंटू Q5 का परिमाण अपॉन R²। तो F बराबर इसका मान रख देंगे 9 × 10⁻⁹। Q1 का मान कितना है जी? 4, इंटू Q5 का मान कितना है?
6। दूरी कितना है मेरा, दूरी तो 4√2, तो दूरी मेरा 4√2 और स्क्वायर होता है, स्क्वायर कर देंगे। F बराबर 9 गुने 10 के पावर 9 इंटू 4 इंटू 6, 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 16 इंटू √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 होगा। कुछ कटेगा कटा दो, 4 से 4 मरते में 16 कट जाएगा, 2 से 3 मरते में 2 से 2 मरते में 9 में 3 में गुना कर देंगे तो 27 इंटू 10 के पावर 9 और नीचे का बच गया 2 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा ना, यहाँ पर 2 दूनी के 4, तो यहाँ पर भाग कर देंगे, 4 में 27 में भाग करेंगे क्या मिलेगा जी 6.75 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन। ये मेरा क्या मिल गया, बल मिल गया। 6.75 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन, 4 में 27 से भाग के दिए 6.75 गुने 10 के पावर 9, 6.75 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन, ये मेरा बल मिल गया। तो ये जो बल मिला है किसका बल मिला है, यानी F1 का मान यही होगा, F2 का मान यही होगा, F3 का मान यही होगा, F4 का मान नहीं होगा, इसलिए F1 F2 F3 का मान लिए F। अब हमें चाहिए परिणामी विद्युत बल का मान जी, जैसे भी इसके पहले एक बल के निकाल कर और परिणामी विद्युत बल का मान निकाल रहे थे, तो हम लिखेंगे क्या है, इसलिए परिणामी विद्युत बल का मान होगा, इसलिए परिणामी विद्युत बल का मान होगा। तब परिणामी के लिए क्या करेंगे जी, एफ आर वेक्टर के मॉड करेंगे इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर। अब परिणामी बल का मान चाहिए, यानी कुल बल का मान चाहिए, तो क्या करेंगे, F1 को जोड़ेंगे, F1 का मान जो है उसको जोड़ेंगे, F2 को जोड़ेंगे, F3 को जोड़ेंगे, F4 को जोड़ देंगे, यानी चारों को जोड़ देंगे तो हमारा परिणामी बल निकल जाएगा। चारों को जोड़ देंगे तो परिणामी बल में निकल जाएगा। तो आइए अब, इसलिए माना कि एफ आर वेक्टर का मॉड इक्वल टू एफ ए वेक्टर प्लस एफ बी वेक्टर, जहाँ एफ ए वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर और FB वेक्टर बराबर F2 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर। देखिए क्या किए हैं जी, क्या किए हैं इसे, माना कि परिणामी बल चाहिए तो F1 F2 F3 F4 को जोड़ देंगे, परिणामी बल निकल जाएगा। अब माना कि FR वेक्टर बराबर FA प्लस FB वेक्टर, जहां FA F1 प्लस F3 है, तो देखो तो F1 प्लस F3 यहाँ पर है, देखो यहाँ का है F1 F3 प्लस में किसी को कहीं भी लिख सकते हैं। तो F1 और F3 को माने हैं FA वेक्टर और FB वेक्टर जो हमारा F2 और F4 का माने हैं FB वेक्टर। देखो ना, FA का मान रख दो इसमें, FB का मान यहाँ पर है F2 F4 यहाँ पर रख दो, इसके बाद देखो यही मिलेगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आइए, अब FA का मान निकाल रहे हैं हम, FA वेक्टर का मान निकाल रहे हैं, FA वेक्टर का मान निकालेंगे। तो ये दो वेक्टर का क्या होगा जी, सम है ना। तो दो वेक्टर की सम का फॉर्मूला क्या है, दो वेक्टर का ये सम है। तो कोई भी दो वेक्टर हो, मान लो कि A वेक्टर है और B वेक्टर है और सम है, ये क्या है जी, सम है ना, प्लस है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है रूट ओवर जो यहाँ पर वेक्टर उसका स्क्वायर, यानी A के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर प्लस 2AB और cos थीटा, जो थीटा यहाँ पर होता है A वेक्टर और B वेक्टर के बीच का कोण है। ये भी तो दो वेक्टर का सम है ना, F1 और F3 वेक्टर है, तो यहाँ पर रखेंगे हम। तो F1 का स्क्वायर
प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F3 कॉस थीटा। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इधर का तब इधर का सॉल्व करेंगे। आइए, तो ए वेक्टर बराबर F1 और F3 मेरा क्या है जी, बल है। F1 और F3 मेरा क्या है, बल है। अभी Fa को हल करें, यानी इधर लिख सकते हैं F1 बराबर F3 बराबर F, यानी F1 का जो बल होगा वही F3 होगा। तो F1 और F3 को मान लिए F, यहाँ पर जो F1 का मान होगा वही F3 को होगा। तो F1 और F3 को मान ले रहे हैं F। तो F1 और F3 के जगह क्या लिखेंगे जी, F ना, तो F का स्क्वायर, F3 के जगह पर भी F, तो F का स्क्वायर प्लस 2F वो इंटू F और कॉस थीटा। अब थीटा यहाँ पर चाहिए जी, तो थीटा कितना डिग्री होगा, थीटा होगा 180 डिग्री। थीटा कितना होगा जी, 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री थीटा होगा जी, आओ देखो थीटा 180 क्यों डिग्री होगा। F1 वेक्टर किधर है जी, फिगर में आइए। F जो यहाँ पर थीटा होता है दोनों वेक्टर के बीच का कोण है, यानी दोनों वेक्टर कौन है जी, F1 और F3 है ना। तो F1 और F3 वेक्टर से हम कोण निकालेंगे। तो F1 वेक्टर किधर जा रहा है जी, इधर, और F3 वेक्टर इधर है। देखो तो एक दूसरे के F1 और F3 एक दूसरे के विपरीत है। तो जब दो वेक्टर हो, दो वेक्टर एक दूसरे के विपरीत, तो थीटा 180 डिग्री। कोई भी दो वेक्टर हो एक दूसरे के विपरीत है तो थीटा 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री। तो देखो तो F1 उधर जा रहा है और F3 नीचे जा रहा है। F1 ऐसे है ना जी, F1 ऊपर, F3 नीचे। तो F1 इधर, F3 नीचे, तो एक दूसरे के विपरीत है। तो थीटा 180 डिग्री। तो कॉस यहाँ पर कितना डिग्री, 180 डिग्री रखेंगे। तो Fa बराबर F के स्क्वायर का होगा जी 2F के स्क्वायर प्लस F के गुना होगा तो 2 तो रहेगा और F स्क्वायर। कोस 180 डिग्री का मान -1, कोस 180 डिग्री का मान -1। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस माइनस, तो √2F के स्क्वायर प्लस माइनस, देखो यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, -2F का स्क्वायर, 2F का स्क्वायर। तो 2F स्क्वायर में से 2F स्क्वायर घटेगा तो क्या आएगा जी, तो Fa का वैल्यू क्या आ गया, 0। एक Fa का वैल्यू क्या आ गया, 0, क्योंकि देखो 2F स्क्वायर में से 2F स्क्वायर घटेगा तो क्या मिलेगा, 0 है ना, यानी √0 0। कैसे 0 आएगा जी, तो कोस 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री का -1, तो प्लस माइनस हो जाएगा बीच में, 2F स्क्वायर में से 2F स्क्वायर घट जाएगा तो क्या मिलेगा, 0। अब Fa को हल किए, अब FB को हल करेंगे। FB को हल करेंगे। FB वेक्टर, अब FB बराबर क्या है, F2 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर। इसका भी FB बराबर 0 आएगा, FB बराबर भी 0। तो FB बराबर √F2 का स्क्वायर प्लस F2 के स्क्वायर प्लस F4 स्क्वायर प्लस 2F2 इंटू F4 कॉस थीटा। तो FB बराबर वेक्टर। अब यहाँ पर जो मेरा F2 है और F4 है वो मेरा क्या है जी, बल है, यानी F2 और F4 का मानेंगे F। तो F2 के जगह पर भी F रखेंगे प्लस F4 के जगह पर भी F रखेंगे प्लस 2, F2 के जगह पर भी F, F4 के जगह पर भी F और कॉस थीटा। थीटा कितना होगा, तो थीटा 180 डिग्री, क्योंकि F2 इधर और F4 इधर। तो F2 और F4 एक दूसरे के विपरीत है, यानी अपोजिट है। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट, तो थीटा 180 डिग्री। तो F2 और F4 के बीच का एंगल 180 डिग्री।
तो एफ बी वेक्टर इक्वल टू एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस 2f में गुना होगा एफ स्क्वायर कॉस कितना 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री का मान -1। तो एफ बी इक्वल टू 2f स्क्वायर प्लस माइनस 2f स्क्वायर। तो 2f स्क्वायर में से 2f स्क्वायर घटेगा तो एफ बी वेक्टर इक्वल टू 2f स्क्वायर में से 2f स्क्वायर घटेगा तो 0। यानी परिणामी विद्युत बल चाहिए हमें, परिणामी विद्युत बल चाहिए। तो परिणामी विद्युत बल क्या है मेरा जी? परिणामी विद्युत बल यानी एफ आर वेक्टर का मॉड इक्वल टू एफ ए वेक्टर प्लस एफ बी वेक्टर। तो एफ आर वेक्टर का मॉड इक्वल टू एफ ए वेक्टर का मान कितना है जी? तो एफ ए का मान 0 प्लस एफ बी का मान, तो एफ बी का मान कितना है? 0। तो एफ आर वेक्टर का मॉड इक्वल टू 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, यानी जो परिणामी बल आएगा वह शून्य आएगा, जो परिणामी बल आएगा वह शून्य आएगा। तो शून्य कब आएगा जी? जब एक वर्ग हो और वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर समान आवेश स्थित हो और भुजा का हो सेम हो। एक वर्ग हो, वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर आवेशों की संख्या सेम हो, यानी समान कूलम का आवेश स्थित हो, भुजा सेम हो, कोण सेम हो। तो जो मेरा आंसर आएगा परिणामी विद्युत बल का मान वह 0 आएगा। क्या आएगा? 0। तो इसको नोट कर लीजिए। एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन अगला 6 मीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर 8 कूलम का आवेश स्थित है, 8 कूलम का आवेश स्थित है तथा वर्ग के मध्य बिंदु पर 3 कूलम का आवेश स्थित है। तो 3 कूलम के आवेश पर लगने वाले परिणामी विद्युत बल का मान होगा, लगने वाले परिणामी विद्युत बल का मान होगा। क्वेश्चन मेरे बोल रहा है कि 3 मीटर भुजा वाले, अब नहीं 6 मीटर भुजा वाले, क्वेश्चन चेंज कर दिए 6 मीटर भुजा वाले, यानी अब जो मेरा भुजा है कितना हो गया? 6 मीटर, यानी 8 मीटर से नहीं अब 6 मीटर हो गया, यानी भुजा अब 6 मीटर हो गया। 6 मीटर भुजा, 6 मीटर भुजा। चलो 6 मीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर, तो 6 मीटर भुजा ले लिए, एक वर्ग ले लिए और वर्ग की कितना भुजा है जी? 6 मीटर। ठीक, तो वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर 8 कूलम का आवेश स्थित है, यानी वर्ग के जो चारों मेरा शीर्ष है उस चारों शीर्ष पर 8 कूलम का आवेश स्थित है।
तो Q1 बराबर भी 8 कूलम, Q2 बराबर भी 8 कूलम, Q3 बराबर भी 8 कूलम, Q4 बराबर भी 8 कूलम। ठीक, आवेश स्थित है तो तथा वर्ग के मध्य बिंदु पर 3 कूलम का स्थित है, यानी वर्ग के जो मध्य बिंदु Q5 है यहाँ पर 3 कूलम का स्थित है। ये वर्ग के मध्य बिंदु यानी Q5 मान लिया इसको, 3 कूलम का स्थित है। ठीक, 3 कूलम का आवेश स्थित है तो 3 कूलम के आवेश पर लगने वाले परिणामी विद्युत बल का मान होगा, यानी 3 कूलम के जो आवेश जो है वर्ग के मध्य बिंदु पर स्थित है, तो मध्य बिंदु पर यानी 3 कूलम के आवेश पर लगने वाले परिणामी विद्युत बल का मान ज्ञात करना है। तो 3 कूलम आवेश जो मध्य बिंदु पर है यानी इसको Q5 मान लिए, तो Q1 आवेश के चलते Q5 पर बल F1 होगा, Q2 आवेश के चलते Q5 पर बल F2 बाहर की ओर, Q3 आवेश के चलते Q5 पर F3 बाहर की ओर, Q4 आवेश के चलते Q5 पर F4 बाहर की ओर। आइए अब क्वेश्चन में बनाते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो क्वेश्चन में गिवन करेंगे, यानी Q1 इजकल टू Q2 इजकल टू Q3 इजकल टू Q4 बराबर 8 कूलम, क्योंकि एक वर्ग है और वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर चारों शीर्ष यानी वर्ग के चारों शीर्ष पर 8 कूलम का आवेश स्थित है। तो Q1 Q2 Q3 Q4 बराबर 8 कूलम। चलिए वर्ग के मध्य बिंदु पर यानी Q5 बराबर 3 कूलम जो वर्ग के मध्य बिंदु पर है। चलिए अब क्या लिखेंगे जी, वर्ग के भुजा यानी भुजा कितना है, तो भुजा बराबर 6 मीटर का भुजा है। भुजा कितना है 6 मीटर, तो हमें R का मान निकालना है, तो लिखेंगे इसलिए वर्ग के विकर्ण इक्वल टू √2 गुने 1 भुजा होता है। क्या होता है जी, √2 गुने 1 भुजा। जब वर्ग का हम विकर्ण निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला होगा √2 गुने 1 भुजा, और हमें चाहिए दूरी जी हाफ, यानी वर्ग के मध्य बिंदु से शीर्ष तक चाहिए। तो ये टोटल वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने 1 भुजा, हमें चाहिए वर्ग के मध्य बिंदु से शीर्ष तक का, तो यानी हाफ चाहिए ना, तो हम 2 से क्या करेंगे इसमें भाग कर देंगे, 2 से इसमें भाग कर देंगे। तो R बराबर √2 गुने 1 भुजा, भुजा कितना है 6 बटा में 2 कट जाएगा 3, यानी R का मान कितना आएगा 3√2 मीटर, यानी वर्ग के मध्य बिंदु से और शीर्ष तक का दूरी मिल गया 3√2 मीटर। तो ये भी 3√2 मीटर, ये भी 3√2 मीटर, ये भी 3√2 मीटर होगा, ये सब 3√2 मीटर होगा। तो चलिए अब क्या करेंगे जी, मानेंगे। तो अब F1 वेक्टर बराबर F2 वेक्टर बराबर F3 वेक्टर बराबर F4 वेक्टर बराबर F, क्योंकि F1 वेक्टर F2 वेक्टर F3 वेक्टर F4 वेक्टर F वेक्टर के बराबर होगा, क्योंकि चारों जो मेरा बल है यानी F1 F2 F3 F4 जो मेरा चारों बल है वह चारों बल इक्वल होगा। तो F1 F2 F3 F4 को मान लिए F, तो F बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कोई भी दो आवेशों के चलते यानी वर्ग के मध्य बिंदु एक लेंगे, एक वर्ग के मध्य बिंदु लेंगे यानी Q5 का परिमाण, और कोई भी आवेश लो Q3 Q2 Q1 चाहे Q4, तो वर्ग के एक बार तो मध्य बिंदु लेंगे यानी Q5, क्योंकि वर्ग के मध्य बिंदु पर परिणामी विद्युत बल पूछ रहा है। तो वर्ग के मध्य बिंदु यानी Q5 लेंगे इनटू किसी का परिमाण कर दो, चाहे Q3 का परिमाण, Q2 का परिमाण, Q1 का परिमाण, चाहे Q4 का। चलो Q4 का परिमाण कर दे रहे हैं, बाटा में R², किसी का भी करो, सब शीर्ष पर भी आवेशों की संख्या क्या है जी सेम है। तो F वेक्टर बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुने 10 के पावर 9, Q5 का मान है 3 इंटू Q4 का मान है 8 अपॉन R²। R कितना है, दूरी मेरा 3√2 स्क्वायर। तो F वेक्टर बराबर 9 गुने 10 के पावर 9 इंटू 3 इंटू 8 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, और √2 है तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 9 से 9 कट गया, 2 से ये 8 4 मिनट में 4 × 3 =
12 बच गया, यानी एफ वेक्टर बराबर 12 × 10⁻⁹ ये मेरा न्यूटन, यानी जो ये मेरा एफ वेक्टर का मान आया ये F1 F2 F3 और F चारों वेक्टर का मान है। अब हमें क्या चाहिए जी, परिणामी विद्युत बल का मान चाहिए, तो लिखेंगे इसलिए परिणामी विद्युत बल का मान होगा। तो परिणामी विद्युत बल के लिए क्या करेंगे जी, Fr वेक्टर का मॉड, परिणामी के लिए R आता है, विद्युत बल है F और मॉड करेंगे तो चारों को जोड़ देंगे, यानी F1 वेक्टर F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर करेंगे। अब मान लेंगे यहाँ पर, माना कि A वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर और FB वेक्टर बराबर F2 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर। तो FA वेक्टर का जो सॉल्व करेंगे इसका आंसर क्या आएगा 0। क्यों? क्योंकि F1 वेक्टर इधर है और F3 वेक्टर इधर है, यानी F1 और F3 एक दूसरे के अपोजिट है। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट रहे और दोनों बल का वैल्यू सेम हो, इक्वल हो, तो उसका आंसर क्या आएगा 0। तो F1 प्लस F3 क्या आएगा जिसको सॉल्व करेंगे तो, क्योंकि cos 180 और cos 180 का मान क्या होगा जी -1, तो माइनस प्लस कट के क्या मिलेगा 0। उसी प्रकार FB वेक्टर का मान भी 0। तो इसलिए परिणामी बल का मान यानी Fr वेक्टर बराबर, तो F1 और F3 को क्या मान है जी, F1 और F3 को क्या मान है Fa, तो Fa का मान क्या है 0, यानी F1 और F3 की जगह पर रखेंगे 0 प्लस F2 F4 को माने FB, तो FB का मान क्या है 0, यानी Fr वेक्टर का मॉड इक्वल टू 0, यानी आंसर क्या आएगा 0। तो एक अगर वर्ग है, एक ट्रिक बता रहे हैं, एक वर्ग है और वर्ग पर चारों शीर्ष के वर्ग यानी वर्ग के चारों शीर्ष पर समान कूलम का आवेश स्थित है। अगर एक वर्ग है और वर्ग के चारों शीर्ष पर समान कूलम का आवेश स्थित है और चारों बल इक्वल है और विकर्ण मेरा भी जो है ये हाफ विकर्ण ये चारों दूरी मेरा अगर इक्वल है और भुजा इक्वल है, तो जो हमारा परिणामी विद्युत बल का मान आएगा वह हमेशा 0 आएगा, तो आज इतना ही और अगला लेक्चर में लेकर आएंगे, यानी लेक्चर नंबर होगा विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र का लेक्चर नंबर होगा 14। उसमें पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसमें AC वर्मा का न्यूमेरिकल और NCERT का न्यूमेरिकल बनेगा। थैंक यू।